जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम लोग टॉपिक सेंसस कवर करने वाले हैं और ये जो सेंसस है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता होगा कि भारत का कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें सेंसस से संबंधित 2 या 4 क्वेश्चन इंक्लूड हमेशा किए रहते हैं। तो आइए आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इतना डिटेल में कि शायद आज तक यूट्यूब पर किसी ने शायद पढ़ाया नहीं होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेंसस, जनगणना। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जो जनगणना होती है, जनगणना होती क्या है। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं एक निर्धारित समय अंतराल पर जनसंख्या की आधारित गणना क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। अर्थात एक निर्धारित समय पर जनसंख्या की आधारित गणना क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। और ये प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। ये जो हमारा जो 2011 का ये जनगणना है, ये भारत का 15वीं जनसंख्या है, 15वीं जनगणना है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 15वीं जनगणना जो हुआ था अभी हमारा हाल ही में, ये 2011 में हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो जनगणना होती है ये संघ सरकार कराती है। जनगणना जो होती है इसे संघ सरकार कराती है और सबसे पहली बार 1961 में गृह मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया था। जनगणना आयुक्त अर्थात जनगणना विभाग का गठन सन 1961 में सबसे पहले गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और इस जनगणना आयुक्त जो होते हैं अर्थात यह जो जनगणना कराने वाली जो संस्था होती है, इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है अर्थात भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त इस समय वर्तमान में विवेक जोशी जी हैं। ठीक है। प्रथम जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मायो के काल में हुई थी। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के काल में हुई थी और उसके बाद जो है नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के काल से शुरू हो गई। कुछ बीच में कुछ बाधाएं आई थी और प्रथम जनगणना जो 1872 में हुई थी उसके बाद से नहीं हो पाई थी। लेकिन जो है नियमित जनसंख्या जो है नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के काल से शुरू हो गई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये सभी को पता है। और जनगणना का जो महान विभाजक वर्ष रहा वो 1921 रहा। सबसे रोचक बात इसमें ये है कि सन 1911 से सन 1901 के बीच जो 10 की वृद्धि दर होती है वो हमारी ऋणात्मक रही थी। ये सबसे इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये कितनी ऋणात्मक रही थी, -0.31%। अर्थात देखा जाए तो 77 लाख लोगों की इसमें कमी दर्ज की गई थी। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है यह। अर्थात भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि 1911 से 1921 के बीच की जनसंख्या उस समय ऋणात्मक में रही। देख सकते हैं आप 10 की वृद्धि दर नोट किया गया -0.31%। अर्थात इसमें जो है 77 लाख लोगों की कमी हुई। उसके बाद से कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। 15वीं जनगणना जो है 2011 में हुई थी और उसका आदर्श वाक्य था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। और 2011 का जो शुभंकर था वह प्रगणक शिक्षिका था। अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले जो व्यक्तियों की औसत संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में यानी प्रति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली व्यक्तियों की जो औसत संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बर्थ रेट, जन्म दर क्या होता है। तो पूरे एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे हम लोग जन्म दर कहते हैं। एक बार फिर से मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि पूरे एक वर्ष में 1000 बच्चों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे हम लोग जन्म दर कहते हैं। फिर आ गई मृत्यु दर क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है। तो इसे पूरे एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि लिंग अनुपात क्या होता है। तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। जो सेक्स रेशियो होता है ये प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, वो लिंगानुपात होती है। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात क्या होता है। तो शिशु लिंगानुपात जो होता है वो उसे आप बोल सकते हैं कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों में प्रति 1000 बालकों की तुलना में और उस समय समूह में बालिकाओं की संख्या को
हम लोग क्या कहते हैं, शिशु लिंगानुपात करते हैं। अर्थात सीधे सीधे बोला जाए तो हम लोग इसे बोल सकते हैं 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों में प्रति 1000 बालकों में जितनी, उसी समूह में जितनी बालिकाओं की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ये लिटरेसी रेट क्या होता है, साक्षरता दर, तो इसे आप लोग बोल सकते हैं कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो भी व्यक्ति मतलब पढ़े लिखे हैं, जो भाषा को समझ सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साक्षरता कहते हैं। फिर आती है बात कि ये 10 की वृद्धि दर क्या होती है, अर्थात GDR क्या होती है, डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है। तो यह जो होता है ये 10 वर्ष के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। अर्थात 10 वर्ष में कुल जनसंख्या कितना बढ़ा है उसको ये प्रदर्शित करता है 10 की वृद्धि दर। साक्षरता दर हमने बता दिया, 7 वर्ष के आयु वाले, 7 वर्ष से आयु के ऊपर के जितने लोग होते हैं, पढ़े लिखे हैं, भाषा को समझ सकते हैं, लिखने पढ़ने का ज्ञान है, तो वो लोग साक्षर की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, कुछ यूपी के जनगणना के आंकड़े हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग यूपी को एक नज़र में देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और फटाफट हम लोग उसको 1 या 2 मिनट में देख लेते हैं। यूपी के जनगणना के आंकड़े, यूपी का जो कुल जनसंख्या है 19,98,12,341 है। आप समझ सकते हैं ये कोई कम जनसंख्या नहीं है, और ये जनसंख्या हमारा 2011 में था, अब तो शायद 25 के आसपास हो गया होगा। इसमें पुरुष वर्ग जो है ये आप देख सकते हैं कितना है। पुरुष वर्ग लगभग आपका 10,44,80,510 है, और महिला वर्ग जो है वो 9,53,31,831 है। और जो 10 की वृद्धि दर हुई है वो 20.23% की। आप समझ सकते हैं, इसके पीछे वाले में मैं बताया था 1911 से और 1921 के बीच में कभी जनसंख्या हमारे देश की ऋणात्मक रही थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि 10 की वृद्धि दर कितना दर्ज किया गया, 20.23% के हिसाब से। ये बहुत बड़ी बात है यूपी की 10 की वृद्धि दर में। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर ये 829 डिनोट कर रहा है, अर्थात 829 था, यानी प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में कुल 829 व्यक्ति निवास करते हैं। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो को देखा गया था तो 912 था। शिशु लिंगानुपात अर्थात 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच में ये शिशु लिंगानुपात जो देखा गया था इसमें 902 था। और लिटरेसी रेट हम लोग देखें, साक्षरता, तो अभी हमारा जो यूपी है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, अर्थात 67.68% यहाँ पर साक्षर लोग हैं। और पुरुष साक्षरता आप लोग देख सकते हैं, पुरुष साक्षरता तो महिला से बहुत आगे है, अर्थात 77.2% है। और महिला साक्षरता जो है 57.18% है। तो महिला लोग काफ़ी अभी पीछे हैं, 57.18% है। और कुल साक्षर लोग हैं, कुल साक्षर लोग यूपी में बात करें तो 11,43,97,555 है। और इसमें पुरुष साक्षरता जो है वो, कुल साक्षर तो 11 करोड़ के लगभग हैं, लेकिन पुरुष साक्षरता अगर स्पेशल देखा जाए तो 6,82,34,964 लोग हैं। वहीं महिला साक्षरता जो है 4,61,62,591 है। कुल शिशु जनसंख्या जो है, शिशु जनसंख्या, मैं शिशु जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 3,07,91,331 है। पुरुष शिशु जनसंख्या, ये तो स्पेशल शिशु हो गए, शिशु में मतलब महिला भी आ सकती हैं और पुरुष भी आ सकते हैं, लेकिन स्पेशल जब पुरुष शिशु की जनसंख्या देखा गया तो 1,61,85,581 है। और महिला शिशु की जो जनसंख्या है वह आपका जो है यहाँ पर 1,86,05,750 है। 46,05,750 है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में 2148 है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में 2148, किलोमीटर में नहीं, सॉरी, ये मील में है, किलोमीटर में मैंने आपको बताया है जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पर है प्रति वर्ग किलोमीटर में 829 का है, लेकिन मील के हिसाब से आप देखेंगे तो 2148 है। देश की कुल जनसंख्या का जो हमारा यूपी का जनसंख्या है वो 16.5% है, अर्थात
16.50%। और जो यूपी का कुल जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल अगर वर्ग मील में हम लोग काउंट करते हैं तो 93,023 है, 93,023 है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसे नोट करेंगे। ग्रामीण जनसंख्या जो यूपी की है वो 77.73% है। वहीं पर हम लोग शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या जो है 22.27% है। इसके बाद हम लोग कुछ और फैक्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि जनसंख्या की दृष्टि से यूपी के घटते क्रम में जिले, अर्थात वो कौन कौन से जिले हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से घटते क्रम में हो सकते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद। इलाहाबाद में बहुत अधिक जनसंख्या है, आप जानते हैं यूपी का ऐसा ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। फिर नंबर आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद थोड़ा सा उससे कम है। फिर गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ है, उसके बाद मऊ है। तो ये 5 ज़िले ऐसे हैं जो घटते क्रम में इनकी जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 ज़िले बढ़ते क्रम में। अब उन 5 ज़िलों को मैं सिलेक्ट किया हूँ जिनकी जनसंख्या न्यूनतम है और वो भी बढ़ते क्रम में है। तो सबसे पहले लिया गया है महोबा, फिर चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। ये बढ़ते क्रम में है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 ज़िले। सबसे कम जनसंख्या जो है महोबा में निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या इलाहाबाद में निवास करती है। सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 5 जनपद घटते क्रम में यहाँ पर हुआ है, अर्थात सबसे अधिक जो पुरुष हैं वो इलाहाबाद में है, फिर मुरादाबाद में है, गाजियाबाद में है, कानपुर नगर, फिर लखनऊ। ये घटते क्रम में दिखाया गया है। न्यूनतम पुरुष आबादी वाले 5 जनपद, अर्थात न्यूनतम, ये बढ़ते क्रम में है। न्यूनतम पुरुष आबादी वाले 5 जनपद। तो महोबा में सबसे कम पुरुष निवास करते हैं, फिर चित्रकूट में उससे अधिक, फिर हमीरपुर में उससे अधिक, श्रावस्ती में उससे अधिक, फिर ललितपुर में उससे अधिक। ये बढ़ते क्रम में है। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्वाधिक महिला आबादी वाले 5 जनपद, ये घटते क्रम में आपको दिखाया गया है। तो सर्वाधिक महिला आबादी वाले 5 जनपद, महिला आबादी सबसे ज़्यादा निवास करती है इलाहाबाद में, फिर आजमगढ़ में, ये घटते क्रम में है, और फिर जौनपुर में, मुरादाबाद में, लखनऊ में। तो इस तरीके से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से ज़िले दे देते हैं, उसे छांटने के लिए कौन कौन से ज़िले जो हैं घटते क्रम में हो सकते हैं, कौन कौन से ज़िले बढ़ते क्रम में हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूनतम महिला आबादी वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में। तो महोबा जो है न्यूनतम आबादी है महिलाओं की, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर ये बढ़ते क्रम में है। अर्थात देखा जाए इसमें से तो सबसे अधिक जो महिलाएं हैं वो ललितपुर में है, सबसे कम महिलाएं जो हैं महोबा में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसा एक दशक रहा कि जो है 1991 से 2001 के बीच में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रिकॉर्ड की गई है, 25.85% की। इतनी ज़्यादा 10 की वृद्धि दर रही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पहली बार ऐसा हुआ। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर जो है 1951 से 1961 में दर्ज की गई थी, 16.70%, अर्थात 16.70%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जनपद घटते क्रम में मैंने यहाँ पर आपको बताया, गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर के बाद नंबर आता है गाजियाबाद का, फिर श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में हुई है, और सबसे कम देखा जाए तो बलरामपुर में। तो यहाँ पर न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जनपद मैं लिखा हूँ, ये बढ़ते क्रम में। सबसे न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, सबसे कम 10 की वृद्धि दर जो हुआ है कानपुर में हुआ है, सबसे अच्छा इसका एक्यूरेट है। फिर हमीरपुर आता है, और फिर यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं सबसे अधिक जो हुआ है वो देवरिया में हुआ है। देवरिया में 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है। अर्थात न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में। तो आप यहाँ कानपुर से देवरिया के बीच में देखेंगे, कानपुर सबसे कम, देवरिया में सबसे अधिक। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय औसत जो जनसंख्या घनत्व 382 है, जिससे यूपी की जनसंख्या जो है, जनसंख्या घनत्व 447 अधिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व 382 और उससे जो है 447 यूपी की जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जनपद में घटते क्रम में लिखा हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले सबसे अधिक जो है गाजियाबाद का है, फिर वाराणसी का उससे कम, फिर लखनऊ का संत रविदास नगर जिसे आप भदोही भी बोल सकते हैं, और एक कानपुर। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जनपद हैं।
घटते क्रम में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जो जनपद आते हैं वो ललितपुर सबसे कम है, फिर सोनभद्र उससे अधिक है, हमीरपुर का उससे अधिक, और महोबा का उससे थोड़ा सा और अधिक, और चित्रकूट का यहाँ आप देख सकते हैं 308 है। ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जनपद हैं बढ़ते क्रम में। ये सभी के सभी ये न्यूनतम में आते हैं। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जनपद घटते क्रम में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये सभी, तो इसे आप देख लेंगे। इसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट ये तीनों है। सर्वाधिक औसत की दृष्टि से देखा जाए साक्षरता में तो गौतम बुद्ध नगर का नाम पहले आता है, सबसे ऊपर आता है। 80.12% लोग साक्षर हैं। फिर कानपुर का नंबर आता है, फिर औरैया का नंबर आता है, इटावा का 78.41%, गाजियाबाद का 78.07%, औरैया का 78.95% और कानपुर का 79.65% और गौतम बुद्ध नगर का तो सबसे हायर है 80.12%। पुनः हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम औसत वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में। न्यूनतम औसत वाले 5 जिले, ये जो डाटा मैंने आपको दिया है ये साक्षरता की दृष्टि से है। ये साक्षरता की दृष्टि से है। न्यूनतम यहाँ पे आप लिख लीजिएगा साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता औसत वाले 5 जिले। सबसे कम साक्षर जो हैं श्रावस्ती के हैं, फिर उससे थोड़ा सा अधिक बहराइच के हैं, फिर बलरामपुर के हैं, फिर बदायूं के हैं और ये रामपुर के हैं। बढ़ते हुए क्रम में डाटा दिया गया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में। सबसे अधिक पुरुष साक्षर जो हैं वह गौतम बुद्ध नगर में है, फिर औरैया में है, फिर इटावा में है, गाजियाबाद में है और झांसी में है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूनतम पुरुष साक्षर वाले जो जिले हैं वो बढ़ते क्रम में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये जो जिले हैं यहाँ के पुरुष जो हैं न्यूनतम साक्षर हैं, तो इसमें नंबर आता है सबसे पहले बहराइच का। बहराइच के जो लोग हैं सबसे कम, श्रावस्ती के जो लोग हैं वो सबसे कम साक्षर हैं, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं और फिर रामपुर का नंबर आता है। महिला साक्षरता दर देखा जाए अगर घटते क्रम में तो कानपुर नगर की जो है बहुत अच्छी हैं, वहाँ की महिलाएं अच्छी पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं। फिर लखनऊ उससे कम, गौतम बुद्ध नगर उससे कम और औरैया उससे कम और गाजियाबाद यहाँ पर 69.7 नंबर। ये महिला साक्षरता दर घटते क्रम में दिखाया गया है। ये सर्वाधिक एक तरह से बोला जाए तो यहाँ का साक्षर दर जो है महिलाओं में अच्छा है और ये सर्वाधिक महिला साक्षरता दर ये बताता है। ये सर्वाधिक महिला साक्षरता दर को बताता है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर अगर देखें घटते क्रम में तो सबसे कम श्रावस्ती का है, फिर बहराइच का है और महिला साक्षरता दर मैंने यहाँ पे जो है घटते क्रम में लिख दिया है, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में तो आप देख सकते हैं श्रावस्ती का 34.78% है, फिर बहराइच का उससे थोड़ा सा अधिक है, बलरामपुर का और अधिक है, बदायूं का 40.09, रामपुर का 44.44% है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आप सभी इसे अच्छे से नोट करके और याद कर लेंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो मैं ओवरऑल लिखा हूँ ये पूरे भारत की जानकारी है। पूरे भारत के बारे में आपको एक ही वीडियो में एक ही बार में मैं पूरा कवर करा दे रहा हूँ। स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना हुई थी 1951 में हुई थी और उस समय महान विभाजक वर्ष जो है 1921 का दौर था और लघु विभाजक वर्ष 1951। ये जो जनसंख्या या जो जनगणना से संबंधित जो आर्टिकल है वो 246 है, 246 है और जनगणना का जो विषय है वो 7वीं सूची का संघ सूची है और जनगणना का जो अध्ययन किया जाता है वो डेमोग्राफी या जनांकी में। प्रथम जनगणना कमिश्नर जो W प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर्य गोपाला स्वामी हैं 1949 और 1953 के बीच। 2011 का जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली जी हैं। पहली बार जातिगत आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1931 में जातिगत आधारित जनगणना हुई थी। कुल जनसंख्या जो है 121.08 करोड़ है पूरे भारत का और इसमें पुरुष वर्ग जो है 51.47% है और महिला वर्ग 48.53
प्रतिशत है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में अगर साक्षरता का बात करें तो उसमें लक्षद्वीप का नाम आता है, और न्यूनतम में दादर नगर हवेली का। न्यूनतम केंद्र शासित में लिंगानुपात दमन दीव का है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है, 1106 है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का है, 17 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक दिल्ली का आता है, और न्यूनतम में आता है अंडमान और निकोबार का। ये न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार का। न्यूनतम जनसंख्या जो है सिक्किम राज्य का है, 6.11 लाख लोग निवास करते हैं, और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या जो है लक्षद्वीप की है। जनसंख्या घटी है कौन से राज्य में, तो वो नागालैंड राज्य में घटी है, बाकी किसी स्टेट में जनसंख्या नहीं घटी है। सर्वाधिक साक्षर जो है केरल है, 84% लोग वहाँ के साक्षर हैं, और न्यूनतम साक्षर जो है बिहार के लोग हैं। बिहार के सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, 51.5%। सर्वाधिक जनसंख्या जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो थाड़े की बात करें, थाड़े जो है महाराष्ट्र में, वहाँ बहुत अधिक जनसंख्या है, वो थाड़े एक ज़िला है महाराष्ट्र का। कम जनसंख्या जो है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। फिर बात करें भारत में कुल साक्षर लोग 73% हैं, पुरुष साक्षरता दर 80.9% है, और महिला साक्षरता दर 64.6% है। लिंगानुपात पूरे भारत का 943 है, 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों में 919 का लिंगानुपात है। जनसंख्या घनत्व तो 382 है, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084, पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात जो है वो पुदुचेरी का है। तो आई होप आपको एक ही वीडियो में पूरा ओवरऑल सेंसस एकदम कंप्लीट करा दिया है। शायद कोई ऐसा यूट्यूबर होगा जो इतना पूरा कंटेंट एक ही वीडियो में आपको दे देगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मैंने आपको कुछ दिया है, कुछ नॉलेज आपको दिया है, तो आपका दायित्व बनता है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में वो पहुंच जाए। तो आई होप आप अच्छे होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। और ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मैं एक ज़बरदस्त सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, उस पर हमारा काम चालू है, और इसमें आप देख भी रहे हैं कि मैं हर टॉपिक पे लगभग वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ, जो सीधे सीधे आप एग्ज़ाम में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे होंगे। धन्यवाद।